चर्चा की शुरुआत करते हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए। निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सियासत का जो मंजर है वो अब अभी कैसा है? हरियाणा के परिणामों के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है, और बदलाव हुआ तो कैसा बदलाव हुआ है? जी, देखिए अजितेश जी, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में दौड़ रही है, और उसके बाद में 2024 के चुनाव परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आई। ये सभी को पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार और एक इतना बढ़िया अपना एक मोमेंटम तैयार किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि चुनाव परिणाम के अंदर 240 पे आकर के सिमट गई। यानी या यूं कहें कि लगभग 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था उससे पीछे रह गई। कहीं ना कहीं उसके बाद में जिस तरीके से विपक्ष हावी हुआ और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लग गए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी अब शासन की तरफ चल पड़ी है और विपक्ष कहीं ना कहीं एक उत्साह में था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो उत्साह नहीं, वो अति उत्साह हो गया। और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष ने 2024 के चुनावों से पहले, यानी कि विशेषकर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो 2024 से पहले जो कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ी थी, यानी कि एक जिसको कहते हैं सेंट्रल सोच वाली लाइन जो पकड़ी थी, यानी कि मध्यम मार्गी एक रास्ता पकड़ा था, वो कहीं ना कहीं जाकर के 2024 के चुनाव परिणामों के बाद में कांग्रेस को ऐसा लगने लग गया कि अब जो बहुसंख्यक समाज है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं अब छिन्न भिन्न हो गया, या यूं कहेंगे दोबारा से जाति में बट गया, और उनका जो फार्मूला है वो काम कर गया। तो वो वापस उसी डर्रे पे आ गई, यानी कि जो एक समय हुआ करता था जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा होती थी। और इसका एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर हमास की बात करें, चाहे जिसको कहते हैं हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे हम हूती की बात करें, उनके बारे में तो इनको लेबनान की तो इनको तकलीफ होती थी, इनको फिलिस्तीन की तो इनको तकलीफ थी, लेकिन जो पड़ोसी हमारा एकदम बिल्कुल सीमावर्ती जो देश है बांग्लादेश के अंदर जो मारकाट हुई है, यूं कहें कि वहां जो सांप्रदायिक रूप से हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से सताया गया, उनके बारे में इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज लगी कि कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पे वापस आ गई, और उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से एक चीज हो सकती है, हार गई। हाँ, एक जो चीज आप ये बता रहे हैं चीज हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन और सवाल है मेरे मन में इसी को लेकर, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप दूर कर सकते हैं। पोद्दार साहब, ये बॉडी लैंग्वेज और बातचीत से आप भी समझ रहे होंगे, हरियाणा ने बूस्टअप तो दिया इनको, किसको? भारतीय जनता पार्टी को। लोकसभा चुनाव के बाद हमने कई बार देखा था, हालांकि बात तो हमेशा, भाई कोई भी प्रवक्ता हो, सारे प्रवक्ता हमारे अच्छे जितने बैठे सब दमदारी के साथ बात रखते हैं, लेकिन आज दिनेश जी की एनर्जी अलग है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी संगठन के लिए अहम और वहम जो है वो सबसे बड़ा आत्मघाती साबित होता है। और कहीं ना कहीं 2024 की, अगर मैं दोबारा से 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करूं, तो उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहम और वहम दोनों कूट करके भर गए थे, उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों के सबके सामने है। और उसके बाद में जिस तरीके से मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोगों का थोड़ा सा, या यूं कहेंगे एक निराशा सी लोगों की लगी, तो उसको लेकर के, और एक आत्मविश्वास अलग चीज होती है, लेकिन एक होता है अति आत्मविश्वास और अति उत्साह। तो उसको देख करके लोगों के अंदर एक चीज के भ्रम की उत्पत्ति हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी 303 या 282 से जो इतनी वहम और इतनी अहम में आई थी, यहाँ तो 99 सीटों के अंदर वहम और अहम दोनों यहाँ पे तो काफी लोग कायम हो गए, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे कुछ भी लगे, पहली बात तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता है, थोड़ा सा उनका एक वक्तव्य था, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ।
इन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर हम इसलिए हारे क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष दुनिया के अंदर झूठ फैलाने में कामयाब हो गए, लोगों के अंदर लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो गए। तो आप ये आपकी उंगली किसकी तरफ है? यहाँ पे अगर आप एक उंगली उनकी तरफ कर रहे हैं तो 4 उंगली आपके स्वयं की तरफ आ रही है। पूछिए कैसे? 11 करोड़ आप अपना कार्यकर्ता बताते हैं, 12 राज्यों के अंदर आपके मुख्यमंत्री जो आप हर चुनाव में मैदान में उतार देते हैं, 16 राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सरकारें, जिनके मंत्री और विधायक और जिनके सांसद आप समेत तमाम राज्यों में उतार देते हैं। उसके बाद में केंद्र के अंदर इतना बड़ा आपका चेहरा, इतना बड़ा आपकी नेटवर्किंग, और उसके बाद में इतना बड़ा आपका सोशल मीडिया तंत्र, आपका IT सेल, आपके प्रवक्ता, जितनी बड़ी लिस्ट आपके प्रवक्ताओं की है उतनी बड़ी, उससे आधी भी लिस्ट किसी पार्टी के प्रवक्ता की नहीं है। और उसके बाद में भी अगर विपक्ष भ्रमित करने में कामयाब हो गया और आप उनको राजनीति का सीधा सा फलसफा है भरमाना और समझाना, अगर वो भरमाने में कामयाब हो गया, आप समझाने में असफल रहे, तो इसमें आप अपनी असफलता मानिए। आप ये कहिए कि हाँ हम हारे, ठीक है सर, हाँ हमारे से विपक्ष जीता, ठीक है, पहली बात। उधर से दूसरी बात जिस तरीके से कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, तो अजितेश जी आपको एक चीज समझनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर वार रूम के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है और वॉरियर में भी कहीं ना कहीं कमी है। अब कई बार क्या होता है कि अगर वॉरियर मजबूत हो तो वार रूम, कमजोर वार रूम को भी ढोकर के आगे ले जाता है, और कई बार क्या होता है कि अगर वार रूम मजबूत हो तो कमजोर वारियों को भी आगे खींच करके ले जाता है। लेकिन यहाँ दोनों की स्थिति वो की वही है, और सीधा सा एक ही फार्मूला है कि किसी भी हार के बाद में, जैसे हमारे यहाँ आ रहा हूँ पुजार साहब, यहाँ कहा जाता है कि सफलता के सोचवानी है, सफलता चिंगम की तरह होती है, वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है, वो उसकी। ठीक है पुजार जी, ओवर टू यू जल्दी से। नहीं देखिए मिश्रा जी, ऐसा है कि तीनों प्रवक्ताओं की 3 बातों को टिप्पणी करना चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ। आपको थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ सर, समय 2 मिनट है सर। पहली बात, जिस तरीके से पूजा मिश्रा जी कश्मीर की बात कर रही थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बताया, मैं तो चुनाव का विश्लेषण कर सकता हूँ, बाकी की बातें ये करेंगे। और चुनाव का विश्लेषण मेरा ये कहता है अजितेश जी कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में जो अब चुनाव हुए, इसके अंदर 1 सीट फालतू लेकर के आई है। यानी कि 2014 में 28 सीट थी, इस बार 29 सीट जीत करके आई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास 18% वोट था और इस बार 26% वोट है। अब इसको आप हार मानते हैं या जीत मानते हैं या इसमें सुपड़ा साफ मानते हैं, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। और हमारे यहाँ कहा जाता ना कि जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। अगर पूजा जी को इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार दिख रही है और कांग्रेस की जीत दिख रही है, कांग्रेस की बात बताऊं तो जो 2014 में कांग्रेस के पास 16.5% वोट थे, जो इस बार 12.5% हो गए। कांग्रेस के पास 12 सीटें थी, जो इस बार घट करके 6 रह गई। अगर उसके अंदर कांग्रेस की कश्मीर में बम्पर जीत मान रही है अगर पूजा मिश्रा जी, तो ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस इसी चीज से खुश है कि ANC के घोड़े पे सवार होकर के वो ये कहें कि हमें बड़ी सफलता मिल गई, तो इसके अंदर तो अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो कहा था उसी बात को मैं दोहरा देता हूँ अजीत जी, कि यही भूल मैं हर बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में वही स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी पीडीए जो टिकटों की बात चल रही थी और पूजा मिश्रा जी जो कह रही थी कि भाई जो चुनाव जीत कर जाएगा टिकट तो उसी का दिया जाएगा। भाई आप ये बताइए, फिर भारतीय जनता पार्टी की और आपकी बात में फर्क क्या आ गया? फिर आप कौन सा सामाजिक न्याय की बात, कौन सी सामाजिक बात की न्याय की बात अलग रह गई? आपने जो 6 सीटें डिक्लेयर करी है उसमें एक कहाँ है, यानी कि अल्पसंख्यक कहाँ है? और अगर आप भी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कहती है ना कि हम ना हिंदू को देते, ना मुसलमान को देते, ना जाट को देते, ना गुर्जर को देते, हम तो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देते हैं। तो फिर तो दोनों एक, फिर वो जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप कहते हैं संविधान खतरे में है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर दोनों की विचारधारा, दोनों की कार्यशैली तो लगभग एक जैसी हुई ना। तो अन्यथा भाई आप जिसको टिकट देंगे वही तो चुनाव जीत करके आएंगे। नहीं तो गुरनाम सिंह चंदूरी जो इतने बड़े किसान नेता थे, 1170 वोट पाए हैं बिना टिकट के। तो कहने का तात्पर्य ये है। तीसरी बात, मुन्ना खान जी चले गए, वरना मैं उनकी वो जो उन्होंने कहा था कि मीडिया के अंदर सूत्र बहुत होते हैं, उसके ऊपर जवाब देना चाह रहा था, लेकिन वो चले गए तो मेरे हिसाब से उस चीज को वो बात बनती नहीं है।
हाँ जी, ओवर टू यू। ठीक, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।